आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने आज प्रधानमंत्री मोदी के पिछले दिन हैदराबाद में एक सभा में दिए गए बयानों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस जनसभा में मोदी ने कांग्रेस पार्टी को एमएमसी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहकर संबोधित किया था। उन्होंने सिकंदराबाद जोन के डीसीपी के सामने अपनी बात रखी। हनुमंत राव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है। उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने माओवादी हिंसा में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हैदराबाद आया, उनके भाषण में बोलता एमएमसी बोले तो मुस्लिम माओवादिस्ट कांग्रेस कहते। अरे हम माओवादिस्ट के वजह से तो हमारा उग्रवादियों की वजह से हमारी इंदिरा गांधी राजीव गांधी जान की कुर्बानी दी है। हम कैसा माओवादिस्ट होते? और मुस्लिम इस देश के वास्ते आजादी में लड़े, मौलाना लड़े, कितने लोग कुर्बानी दिए देश के वास्ते, उनके साथ भी अन्याय कर रहे। तो इसी वजह से ये जो अपने आप को नरेंद्र मोदी बोला क्या भाई ओबीसी हूँ और मैं चाय बेचने वाला हूँ। अरे चाय बेचने वाले को भूल गया रे भाई तू। आज अदानी अंबानी की बात करते हो और 10% अपर क्लास वालों को तुम 10% दिए तो हम कुछ नहीं बोले। आज हमारा जो जनगण हो रहा उसमें हमारा कैश वाइज सेंसस का नाम ही नहीं है। तो इस वजह से मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, कोई भी इसमें हिस्सा ही नहीं लेना। हमारा कॉलम बताओ जब भी हम इसमें हिस्सा लेंगे, नहीं तो हमारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, हमारा नौकरियों में नहीं मिलेगा, हमारी पढ़ाई में कोई उसका फायदा नहीं होगा और अब आगे बढ़ ही नहीं सकते। इतना बड़ा आबादी 60% 140 करोड़ में 140 करोड़ के पॉपुलेशन में हमारा ओवरसीज 60% पॉपुलेशन है। 60% को ओवरलुक कर रहा और इसी वजह से आज एमएमसी का नाम लगा के कांग्रेस को इंसल्ट कर रहे। तो यू आर इंसल्टिंग दी कांग्रेस पार्टी। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ए कंप्लेंट टू लोकल पुलिस स्टेशन, डीसीपी, एसीपी को देंगे। We are giving the representation to the honorable DCP and ACP and will take action against the Narendra Modi. Otherwise, everybody will to insult MMC in the name of MMC. They are insulting the Congress party and Congress party. तेलंगाना रक्षण सेना के चीफ के कविता ने कहा कि अगर सरकार तेलंगाना राज्य आंदोलन में हिस्सा लेने वाले की मांगें पूरी नहीं करती है तो वह 2 जून के बाद सीधे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कविता ने कहा कि कांग्रेस सरकार को चुनाव से पहले राज्य के कार्यकर्ताओं से किए गए वादों को पूरा करने के लिए 2 जून तक का समय दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार डेडलाइन तक इन आश्वासनों को लागू नहीं करती है तो वह खुद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सीधे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बंजारा हिल्स में पार्टी ऑफिस में कई तेलंगाना उद्यमकार एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की। सेशन के दौरान कविता ने कार्यकर्ताओं की लंबे समय से पेंडिंग मांगों के लिए बिना शर्त समर्थन की घोषणा की और सरकार को कड़ी अल्टीमेटम दिया। कविता ने मांग की कि सरकार झारखंड सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कल्याण ढांचे की तरह राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं तुरंत लागू करें। एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने के लिए टीआरएस और एक्टिविस्ट ग्रुप ने भोंगीर में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करने का फैसला किया। मीटिंग में ज़मीन की लड़ाई को तेज करने और पूरे राज्य में एक्टिविस्ट को इकट्ठा करने के लिए जिलेवार मीटिंग्स की एक रिलीज करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज डीजीपी सीवी आनंद को निर्देश दिया कि वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय के बेटे बंदी भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले की जांच करें। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर यह जांच क्यों रुक गई थी। रेवंत रेड्डी ने डीजीपी को जांच के लिए विशेष टीमें गठित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने आनंद से पूछा कि पेट बशीराबाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बावजूद बीजेपी नेता के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
वही डीजीपी ने मुख्यमंत्री को बताया कि हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से पहले पुलिसकर्मी बंदोबस्त ड्यूटी में व्यस्त थे। तेलंगाना पुलिस ने 8 मई को हैदराबाद के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में बंदी साई भागीरथ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता जो लगभग 17 साल की एक लड़की थी, उसने आरोप लगाया कि उसे 2 अलग अलग मौक़ों पर हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में शराब पिलाई गई और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। जिस दिन पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया उसी दिन अब भागीरथ ने करीमनगर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसमें उसने नाबालिग लड़की और उसके माता पिता का नाम लेते हुए उन पर डराने धमकाने और जबरन वसूली करने का भी आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के कटप्पा में अलमासपेट सर्कल के नामकरण को लेकर हुई झड़पों के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर के गंभीर रूप से घायल होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर में हत्या का प्रयास का आरोप भी शामिल है, जिसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाता है। 10 मई को कटप्पा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में 27 आरोपियों के नाम और इनमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें आधिकारिक साजिश, जानलेवा हथियारों के साथ दंगा करना, समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना और सरकारी कर्मचारी पर हमला करना भी शामिल है। ये शिकायत कटप्पा तालुका पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर पी नरसिम्हा राजू ने दर्ज कराई थी, जो इन झड़पों में घायल हो गए थे। वहीं सियासत.com ने आयशा नगर कॉरपोरेटर शेख सलमान से बात की, जिन्होंने बताया कि अलमासपेट सर्कल का नाम बदलने का मुद्दा 1 दशक से भी ज़्यादा समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा पिछले 10 से 12 सालों में मुस्लिम समुदाय इस जंक्शन का नाम बदलकर टीपू सुल्तान सर्कल रखने के लिए प्रस्ताव भेजता रहा है, लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव जिला प्रशासन समिति के पास पहुंचा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी प्रस्ताव को लागू करने के लिए सबसे पहले कॉर्पोरेटर की मंजूरी जरूरी होती है, इसके बाद यह प्रस्ताव जिला समिति के पास जाता है, जो इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाती है। सलमान ने कहा, हमने अब तक 3 प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि अगले 1 साल तक वो सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा कम करे, पेट्रोल कम खर्च करे। इसके साथ ही उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की भी बात कही। उनकी इस अपील पर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब देश में चुनाव खत्म हो गया है तब पीएम मोदी लोगों को बचत का उपदेश क्यों दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब पीएम मोदी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुई थी, तभी कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम और किल्लत तक हर पहलू के बारे में बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में कहा, जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी को वेस्ट एशिया में जंग शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी ने हर पहलू को हाईलाइट किया, अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपए का लगातार गिरना, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम और किल्लत, किसानों के लिए फर्टिलाइजर की कमी, फूड सिक्योरिटी पर मंडराता खतरा, दवाइयों के दाम, एमएसएमईज का संकट और बहुत कुछ। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एआईएमआईएम को आतंकवादी संगठन बताया। ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। जो काम ओसामा बिन लादेन अलकायदा के जरिए करता था, वही अब काम असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जरिए कर रहा है। इस पर एमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा कि क्या किसी मंत्री को ऐसी भाषण इस्तेमाल करना चाहिए? उन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार किसने दिया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। जब भारत सरकार असदुद्दीन ओवैसी का इतना सम्मान करती है कि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर विदेश भी भेजती है, तो फिर वह कौन होते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें? अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इनका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनको दाखिल करके इनका इलाज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने हैं, जितनी नीची है उतनी नीच सोच है इनकी। इस तरह से घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटिया बात करना एक क्या मंत्री को शोभा देता है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? इनको पता भी है ये 5 टर्म के सांसद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सिटिंग सांसद है, शपथ लिए संविधान की बैठे हैं, लोगों ने उनको लाखों की संख्या में वोट देकर जिताया है, एमएलए थे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनके बारे में और हमारी पार्टी के बारे में इस तरह की अल्फाज, बयानबाजी, फालतू बातें करना किसने अधिकार दिया इनको? कौन होते हैं बकवास करने वाले? हा? मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान लेके देखिए, आपके नफरती चिंटू इस तरह की अनाप शनाप बकवास कर रहे, ऐसे इंसान के लिए, ऐसे सांसद के लिए
अरे यही वो है, इनके अब्बा के अब्बा ने जिनको असद ओवैसी साहब को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में विश्व में भेजा था। पाकिस्तान की पोल खोल के आए पूरी तरह से हर जगह पाकिस्तान को ठुकाई किया है, पाकिस्तान की पूरी पोले खोली है उनकी हर जगह। तो भारत सरकार जब इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट हमारे जो असद ओवैसी साहब को इतना रिस्पेक्ट देती है, उनको बाहर भेजती है, और जो आदमी देश के लिए इतना लड़ता है, हाँ, उसके लिए आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? आपको किसने अधिकार? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा नकारे गए व्यक्ति हैं। उन्हें हर किसी ने हर एक राज्य में नकारा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। लोकतंत्र में सिर्फ उन्हीं लोगों का महत्व होता है जिन्हें जनता स्वीकार करती है। इसलिए जब राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की बात आती है जिन्हें लगातार नकारा गया है, तो क्या आप सचमुच उन्हें कोई महत्व देते हैं? पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है और बार बार पूरा देश मोदी जी को ही अपना आशीर्वाद देता है। देखिए, राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है, देश बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देता है। पीएम मोदी ने कानून बचाने के पीछे सर पीएम मोदी ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कैलिफोर्निया में आयोजित स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 885 करना एक मजाक है। इससे यह सदन चीन की पीपुल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का एक देसी संस्करण बन जाएगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने उनके इस बयान का विरोध किया। तिरुवनंतपुरम सांसद थरूर ने कहा कि 850 सांसदों वाली लोकसभा चाइनीज पीपुल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का देसी संस्करण बन जाएगा, जहां महान नेता के आने पर आप खड़े हो जाते हैं और अपनी मेजें थपथपाते हैं। उन्होंने कहा कि आपको बोलने, बहस करने या किसी भी बात पर चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। 885 तो मजाक है। उन्होंने कहा कि 1929 से अमेरिका की जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई है, फिर भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में संख्या 435 बनी हुई है, क्योंकि वे समझते हैं कि 850 सदस्यों वाले सदन में बहस संभव नहीं है। तमिलनाडु में विजय थलपति के नेतृत्व में टीवीके की सरकार बन चुकी है। टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने समर्थन दिया है, जिसके बाद उसने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। इसी बीच खबर सामने आई है कि तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दी गई। दरअसल विजय के समर्थन या विरोध को लेकर एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है। पार्टी के सीनियर नेता सीवी पड़मुगम और एसपी वेलुमणि ने एआईएडीएमके के साथ बैठक की, जबकि पार्टी महासचिव पळनिस्वामी ने अलग से जिला सचिवों की मीटिंग बुलाई। एआईएडीएमके के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बागी ग्रुप की बुलाई मीटिंग में एआईएडीएमके के ज़्यादातर एमएलए और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शामिल हुए, जबकि ईपीएस के साथ सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप था। थलपति विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दिन हुई मीटिंग में फ्लोर टेस्ट के दौरान असेंबली में टीवीके को सपोर्ट करने पर भी चर्चा हुई। एआईएडीएमके सूत्रों ने बताया कि बागी ग्रुप विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवीके को सपोर्ट कर सकता है। यह फैसला षणमुगम के घरों पर हुई एमएलए की मीटिंग में लिया गया। पार्टी के एक सूत्रों ने बताया कि पड़मुगम और वेलुमणि के सपोर्ट करने वाले एआईएडीएमके विधायक ने असेंबली में टीवीके को वोट देने और बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए से बाहर आने का फैसला किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से बड़ी अपील करते हुए कहा कि वह सोना न खरीदे और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम वाले रूटीन पर वापस लौटे। इसके अलावा आने जाने के लिए अपने व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी की इस अपील पर डीएमके पूरी तरीके से भड़क गई। उसने कहा कि चुनाव से पहले तक वह खुद अपने जेट से पूरे देश का दौरा कर रहे थे। डीएमके प्रवक्ता सरवन अन्नुदुरई ने पूछा कि क्या आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी भारत के नागरिकों से ये मांगे क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या पीएम मोदी को यह जानकारी है कि हालात और खराब होने वाले हैं। अन्नुदुरई ने कहा कि चुनाव से पहले तक प्रधानमंत्री अपने जेट विमान से पूरे देश का दौरा कर रहे थे, उनके काफिले चल रहे थे। वही प्रवक्ता ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह इतनी बड़ी घटना है जिससे भारतीयों के जनजीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव
पड़ने वाला है तो इस पर विपक्षी पार्टियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है। डीएमके नेता ने कहा, प्रधानमंत्री को इस देश को समझना होगा कि वे ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। वे कहते हैं कि विदेशी यात्राएं बंद करें, लेकिन 15 मई को वे खुद यूएई, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। आखिर किस लिए? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज अपने पहले के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन से चेन्नई के अलवरपेट में उनके आवास पर मुलाकात की। इसे एक कर्टसी विजिट बताया गया। 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद यह विजय स्टालिन की पहली मुलाकात थी। विजय का स्टालिन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री के आने पर हाथ मिलाकर और गले लगाकर उनका स्वागत किया, जबकि स्टालिन ने बाद में मीटिंग के दौरान विजय को गले लगाया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गुलदस्ते से भी दिए और एक दूसरे का सम्मान करते हुए सिल्क शॉल भी ओढ़ाई। यह मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में हुए चुनाव में डीएमके और विजय के टीवीके के बीच कड़े मुकाबले के कुछ हफ्ते बाद हो रही, जिसमें टीवीके ने जीत हासिल की थी। वहीं अपने शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार ने राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज डाल दिया है और खजाना खाली कर दिया है। वहीं आज दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हुए शॉल उठाया। तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आज नई बनी तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह राज्य में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी की सरकार बनने के बाद हुआ, जिसमें सदन के सदस्यों ने भी शपथ ली। कार्रवाई शुरू होने से पहले उदयनिधि स्टालिन विधानसभा में दाखिल हुए और विपक्ष के नेता के लिए तय की गई अपनी सीट पर बैठे। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय सदन में आए और शपथ ग्रहण की कार्रवाई शुरू होने के पहले उन्होंने उदयनिधि का अभिवादन किया। सत्र की शुरुआत में प्रोटेम स्पीकर एमवी करुपैया ने 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के लिए पहले सत्र में सभी सदस्यों का स्वागत किया। सदन को तमिल भाषा में संबोधित करते हुए करुपैया ने मुख्यमंत्री विजय को चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें विधायक के तौर पर चुना। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।